बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में, उसका नाम है बच्चे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर हमारे पास है, ये चैप्टर नंबर 6 बनता है हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आज हम इसको जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 6 है। सबसे पहली बात जो बेटे हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बेटे सीक्वेंस के बारे में हम एक जर्नल अपने पास जो है वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है। तो सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो ये है कि सीक्वेंस हमारे पास लिस्ट होती है। किस चीज की लिस्ट होती है? ऑर्डर्ड नंबर्स की, अरेंज्ड नंबर्स की। ऑर्डर्ड नंबर वो होते हैं जो एक तरतीब के साथ पड़े होते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स having a list of ordered numbers arranged, ये अरेंज किए जाते हैं विद अ स्पेसिफिक रूल, एक खास रूल के जरिए इनको जो है वो हम लोग अरेंज करते हैं। इसकी जनरल जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर्स की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो तरतीब के साथ लिखी है। जैसे मेरे पास लिखा है 3, 6, 9, 12 एंड अप टू सो ऑन। ये नंबर इसी तरह से चलते जा रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की लिस्ट है। अब इस नंबर्स की लिस्ट के अंदर जो है सारे के सारे नंबर्स अरेंज हैं, और ये अरेंज हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न पाया जा रहा है, एक स्पेसिफिक रूल पाया जा रहा है। वो रूल क्या है? देखिए हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो 3 है, उसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर आ जाता है वो 6 है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 9 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो 12 है। अब इन नंबर्स के अंदर रूल क्या है? तो आप लोग अगर देखें कि हम कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर यहाँ से लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आ गया है 6, इसका जब मैं डिफरेंस लूंगा 3 के साथ, तो आप लोग देखें ये मेरे पास 3 आ रहा है। इसी तरह से कोई से दो और कंसेक्टिव नंबर ले लें, मैंने यहाँ से दो कंसेक्टिव नंबर लिए, इनका मैंने जब डिफरेंस लिया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी 3 आ रहा है। इसी तरह से 9 एंड 12, 12 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर तमाम वैल्यूज जो है, जो कंसेक्टिव वैल्यूज है, उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसके जरिए जो है वो नंबर अरेंज किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो रूल ये है कि हर आने वाला नंबर जो है, नेक्स्ट आने वाला नंबर, वो कैसे मिल रहा है कि हम उसमें 3 ऐड करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, इसमें 3 ऐड किया 6 आ गया, इसमें 3 ऐड किया 9 आ गया, इसमें 3 ऐड किया 12 आ गया। अब 12 के अंदर जब 3 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। तो इस तरह से अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है। अब ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हैं वो खत्म नहीं हो रहे, आगे सो ऑन चलती जा रही हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कह देते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है? ये होता है जी हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस आ जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसके अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं वो लामहदूद हैं, इनफाइनाइट हैं, खत्म नहीं हो रही। तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे सीक्वेंस भी होते हैं जिनके अंदर टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट होती हैं। बेसिकली सीक्वेंस के अंदर हमने लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स लेने हैं। अब वो नंबर्स कितने होने चाहिए, इसकी कोई भी कंडीशन उन्होंने यहाँ पे हमें नहीं दी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सीक्वेंस चलते जाएंगे अप टू सो ऑन, उनको हम लोग कह देंगे कि वो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और ऐसे सीक्वेंसेस जो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेपिटेशन के बाद खत्म हो जाएंगे, उनको हम लोग कह देंगे कि वो फाइनाइट सीक्वेंस। तो हमारे पास दूसरा जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगा।
अब फाइनाइट सीक्वेंस जो है इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे मेरे पास लिख दिया है मैंने यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ पे देखें टोटल इसके अंदर हमारे पास 6 नंबर हैं, तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है ये फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। सिमिलरली सीक्वेंस जो है इसकी और भी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्कस की है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में या अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जिनका डिफरेंस हमने लिया था, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा के वो हमारे पास क्या आ गया था, सेम आ गया था। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, मेरे पास एक सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि सीक्वेंस में मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 9 27 81 एंड अप टू 100। ये एक मैंने इनफाइनाइट सीक्वेंस यहाँ से चूज किया है। अब इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के अंदर आप लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा पैटर्न या कौन सा रूल यूज हो रहा है वो हमने चेक करना है। तो देखिए इनमें जब डिफरेंस ले रहे हैं, पहली दो टर्म्स का डिफरेंस हुआ रहा है, उससे नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस बेटे हमारे पास 6 आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास 18 आ रहा है, मतलब कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करके चेक करते हैं। तो देखिए मैंने दो कंसेक्टिव टर्म्स ली, एक लिया 3 और 3 को 1 से डिवाइड किया, बेटा ये मेरे पास 3 के इक्वल आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे टर्म ली 9 डिवाइडेड बाय 3, ये भी मेरे पास 3 आ गया। इसी तरह मैंने दो कंसेक्टिव टर्म्स और ली 27 ओवर 9, ये भी मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब कंसेक्टिव टर्म्स का हमने रेशो लेना शुरू कर दी है तो रेशो जो है वो सेम आ रही है। जब रेशो सेम आ रही होती है, इन सीक्वेंसेस के अंदर हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो जो है वो सेम आ रही हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब जो ये टर्म्स जिनको हम डिफरेंस ले रहे होते हैं कंसेक्टिव टर्म्स का, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है जिन सीक्वेंसेस का सेम हो, मतलब मैंने कोई सी दो टर्म्स जब डिफरेंस लिया, इसको मैंने D1 का नाम दे दिया, इसी तरह से इन दो का डिफरेंस लिया, इसको मैंने D2 का नाम दे दिया, इस डिफरेंस को नाम दिया मैंने D3 का। तो ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो जब कॉमन डिफरेंस किसी सीक्वेंस के अंदर इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी तरह से जब हमारे पास दो टर्म्स को डिवाइड किया जाता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर कंसेक्टिव दो टर्म्स को, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है कॉमन रेशो। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन रेशो कहेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये R1 आ रहा है, इसको मैंने R1 कह दिया, ये मेरे पास R2 आ रहा है, इसी तरह से तीसरे टर्म को मैंने R3 कह दिया। अब जिन सीक्वेंसेस के अंदर हमारे पास कॉमन रेशो सेम आ जाए वो हमारे पास कहलाता है जी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कोई भी सीक्वेंस जो है, आपकी बुक में जो डेफिनेशन की गई है, हमारे पास बुक में बताया गया है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है। सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, अब फंक्शन में आपको पता है कि दो चीजें आती हैं, हमने ऑलरेडी भी फंक्शन के बारे में डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है। फंक्शन के बारे में आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास बेटे एक ऐसी मशीन आप लोग इसको कह लें कि जिसके अंदर हमने वैल्यूज को इनपुट करना है, उसने उसके रिस्पांस में प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट देना है। जैसे कोई भी वैल्यू या कोई भी आप लोग एक्सप्रेशन ले लेते हैं, उसमें आप वैल्यूज जो पुट करते हैं और उसको पुट करने के बाद प्रोसेस करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे हम फंक्शन कह देते हैं कि वो फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट की जाती है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन।
और जो आंसर आगे से हमें मिलता है उसे हम लोग कह देते हैं रेंज, कि वो हमारे पास क्या होता है, रेंज। अब देखें जी सीक्वेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि सीक्वेंस फंक्शन है, तो जब सीक्वेंस फंक्शन है इसमें दो चीजें तो मस्ट आएंगी। सबसे पहले डोमेन, जो वैल्यू हमने फंक्शन में पुट करनी है वो, और दूसरे नंबर पे जो चीज आएगी वो हमारे पास आएगी रेंज। रेंज क्या होती है बेटे, हमारे पास जो आगे से इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके उसका आंसर मिलेगा। तो फंक्शन बेसिकली जो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन जो है ये बिलोंग करेगी ऑल नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन होगी ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे भी हो सकते हैं या नेचुरल नंबर का कोई भी हम सबसेट भी ले सकते हैं, तो ये होगी। और डोमेन के बाद अगली बात आ जाती है रेंज। तो डोमेन जब को वैल्यू पुट होती है तो उसका आंसर मस्ट हमें मिलना है फंक्शन के अंदर। तो आगे बात करते हैं जी रेंज की। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज आएगी, जो आंसर्स आएंगे, वो रेंज हमारे पास होगी रियल नंबर्स। वो रेंज हमारे पास रियल नंबर भी हो सकती है या फिर वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर ये हमारे पास रेंज में आएंगे। अब जो भी सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी टर्म्स का सीक्वेंस हमारे पास जब आ जाता है, उसके अंदर जो ये वाली वैल्यूज, जो नंबर्स लिखे होते हैं, इन नंबर्स को कहा जाता है टर्म्स। यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, सीक्वेंस मैंने लिख लिया जी 1 2 3 एंड 4 अप टू सो ऑन। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है जिसका कॉमन डिफरेंस है 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। अब सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हम लोगों ने कहना है कि ये हमारे पास है टर्म्स। अब यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ, ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और पहली टर्म जो है सबस्क्रिप्ट में हम बेटे यहाँ पे 1 लगा देंगे नीचे इसके ए के, पहली टर्म A1 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी जो टर्म होगी हमारे पास वो A2 आ जाएगी। इसी तरह से तीसरी टर्म जो है वो A3 आ जाएगी। अगर ये n टर्म्स तक हमारे पास चल रहा है तो इसको हम लोग कह देंगे कि आखिरी टर्म जो है वो AN आ जाएगी। ये जनरल टर्म भी कहा जाता है, इसको nth टर्म भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है वो टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो यहीं से हम लोग जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे मजीद बढ़ाते हैं कि हमारे पास यही सीक्वेंस है। यहाँ पे जो पहली टर्म हमारे पास A1 है वो हमारे पास कितनी आ जाती है 1। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस में कोई सी भी दो कंसेक्टिव नंबर्स आप लोग लें, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स आप लोग लें, बाद वाली टर्म में से आप पहले वाली टर्म माइनस कर दें, वो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाएगा कि ये हमारे पास है जी कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ गया कितना 1, पहली टर्म है A1। अब दूसरी टर्म लेने का तरीका कार क्या होता है कि हम दूसरी टर्म लेने के लिए पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। पहली टर्म हमारे पास 1 है, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। इसी तरह से थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, थर्ड टर्म लेने के लिए हम सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा A2, सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ तो ये कितना आ गया 3 आ गया। सिमिलरली अप टू सो ऑन आप लोग चलते जाएं और आप आ जाए nth टर्म तक। nth टर्म तक जब आएंगे तो आप लोग यहाँ पे सीक्वेंस देख सकते हैं कि A2 जो है ये किस तरह से मिलता है कि जब हम A2 से पिछली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करें, AN इसी तरह से हमें कैसे मिलेगा, AN हमें इस तरह से मिलेगा कि हम AN से पिछली टर्म जो कि होगी AN-1, एक नंबर पीछे वाली तो -1 कर देंगे। तो पिछली टर्म में जब हम लोग ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस फिर जाके हमें N-1 वाली टर्म मिलेगी। एक तो ये बात आ गई कि हमारे पास जो जनरल टर्म आ जाती है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो किस तरह से मिलती है, वो हमें मिलती है जी हम जो प्रीवियस टर्म है, किसी भी टर्म को हमने फाइंड करना उससे प्रीवियस टर्म का पता हो और उसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमें जनरल टर्म या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो भी है टर्म वो मिल जाती है। अब इसी तरह से अगर आप लोग गौर करें, यहां पे हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है वो है a1 किसके बराबर है 1 के, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो भी किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब जब यहाँ पे हम लोग सेकंड टर्म a2 फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ गई थी a1 प्लस डी के इक्वल। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है ये हमारे पास किसके बराबर आई थी, ये बराबर आई थी a2 प्लस डी के। अगर यहाँ पे मैं a2 की जगह a2 की वैल्यू लिख दूं, a2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये वैल्यू आई थी a1 प्लस डी। मैंने इधर लिख दिया a1 प्लस डी और साथ में डी ऐड हो रहा है, तो ये मेरे पास a3 जो है ये मेरे पास आ जाएगा a1 प्लस 2d। क्या आ जाएगा मेरे पास a3 a1 प्लस 2d। अब यहाँ पे ये आ गया मेरे पास a3, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है a2 और ये वाली टर्म जो मेरे पास गिवन है ये है हमारे पास a1। इसी तरह से जब हम a4 लेंगे तो देखें a4 बराबर आता है a3 प्लस डी के इक्वल, a3 प्लस डी के इक्वल आएगा। अब a3 की जगह ये जो वैल्यू निकली है a3 की, ये जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा a1 प्लस 2d और आगे ये वाला d एज इट इज आ जाएगा। तो देखें ये मेरे पास बन गया है a4 विल बी इक्वल टू a1 प्लस 3d। अब इस पैटर्न को जरा समझिएगा कि हम लोग जाना चाह रहे हैं अब जनरल टर्म की जाने, कि हम जनरल टर्म निकालना चाह रहे हैं। जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगी an, तो an जो है ये हमारे पास बराबर किसके आएगा, ये हमारे पास बराबर इसी टर्म को आप साथ लेके चले। देखें जी a2 हमारे पास जब आया था यहाँ पे पहली टर्म a1 है और इधर हमने a2 है तो 1d आ गया यहाँ पे। इसी तरह a3 जब निकाला तो a1 है, इसके साथ 2d आ गया, मतलब जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उससे एक नंबर कम आ गया d के साथ। इसी तरह a4 पे आ जाए, ये a1 है प्लस इधर जो भी नंबर लिखा है उससे एक लेस जो आ गया हमारे पास d के पास। इसी तरह जब an निकालेंगे ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास इस सबस्क्रिप्ट से एक कम होगा, तो वो आएगा n-1 और साथ में क्या आ जाएगा d। तो ये हमने जनरल टर्म निकाल ली है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर आप लोग गौर करें कि हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो वो हम इस जनरल टर्म को यूज करते हुए बता सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि हमें सबसे पहले पहली टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि पहली टर्म क्या है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि डी कितना है। इसको अगर आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास उन्होंने दिया है जी a1 आपके पास कहता है जी 5 है और कॉमन डिफरेंस आपको कह देता है जी आपके पास आ जाता है 10 का, और मुझे वो कह देता है कि आपने इस सीक्वेंस की जिसकी पहली टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 10 का है, और मुझे वो कह देता है कि आपने पांचवी टर्म फाइंड करनी। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, पांचवी। तो मैं किस तरह फाइंड करूंगा, a5 फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास a5 फाइंड करना है, इट्स मींस के मेरे पास n जो है वो किसके बराबर है, 5 के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे a5 विल बी इक्वल टू a1 कितना है हमारे पास, a1 है बेटा मेरे पास 5 प्लस यहाँ पे n कितना है, n भी 5 है, यहाँ पे आ गया 5-1 और d कितना आ गया मेरे पास, d आ गया 10। मैंने इस सीक्वेंस के फार्मूला के अंदर जनरल टर्म में वैल्यू पुट की, a1 की जगह 5 आ गया प्लस n कितना है, n5, मतलब फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी तो n5 हुआ, तो n की जगह 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस मुझे गिवन था वो कितना है 10। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस इन दोनों को माइनस किया 4 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 5 प्लस 4 इंटू 10 कितना आ गया 40, तो ये टोटल बन गया मेरे पास 45। कितना बन जाएगा टोटल, ये मेरे पास 45 बन जाएगा। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये वो वाली टर्म आ गई है जो 5वें नंबर पे मौजूद है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज ये है कि हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन है, हम उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करना चाहें, हम सिंपली जो है इस फार्मूला को यूज करते हुए उसको निकाल सकते हैं। तो एक बार जनरल इसका रिव्यू कर लें। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, ये लिस्ट होती है ऑर्डर्ड नंबर्स अरेंज विद अ स्पेसिफिक रूल। अब कोई भी रूल जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वाला रूल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो वाला रूल है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास हो जाती है एंड अदर भी बहुत सी प्रोग्रेशन कुछ आ जाती है हमारे पास।
तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में मैंने ये बताया कि जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, मतलब वो कभी भी एंड नहीं होता। फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में मैंने बताया जिसमें टर्म्स जो हैं वो काउंट हो जाती हैं या लिमिटेड टर्म्स होती हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा, इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में सीक्वेंस की दी गई है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है। द फंक्शन में दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, एक डोमेन और एक रेंज। तो जिसकी डोमेन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर होगी और रेंज जो है इसकी रियल नंबर भी हो सकती है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकती है। इसी तरह हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया और इधर से हमने देखा कि जनरल टर्म जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किस तरह से बनती है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह, यहाँ तक बहुत शुक्रिया।